Good morning, all of you. Now, here the topic of French Revolution. Maybe this is the last part of French Revolution, and today we will discuss about the abolition of slavery and the revolution and everyday life. And now, here I mention the year 1848. This is the year where the abolition of slavery. Slavery का मतलब होता है दास प्रथा, यानी जब वर्कर्स को गुलाम बनाया जाता है काम कराने के लिए, इसको हम बाउंडेड लेबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर व्यापार चल रहा था, ट्रेडिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, प्लांटेशन के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, तो वहां पर लोगों ने क्या किया, वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहां के जो चीफ्टन्स थे, लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया काम कराने के लिए, तो उन्हीं को स्लेवरी कहा जाता था। और 1848 में ये स्लेवरी दास प्रथा का अंत जो किया था वो जैकोबिन रिज्म के लोगों ने किया था, जैकोबिन सोसाइटी के लोगों ने किया था, उसी के बारे में ये डिस्कशन है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, की क्रांति के साथ साथ वहां के लोगों का जो दैनिक जीवन था वो चल कैसे रहा था। एंड लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे, उनकी पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा हमको, और कौन कौन ऐसे लोग थे बाहर के जो नेपोलियन बोनापार्ट के पॉलिसीज से इंप्रेस हुए थे और किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। नाउ लिसन केयरफुली, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिज्म वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब उपनिवेश होता है जहां पर लोग निवेश करने के लिए आते हैं। तो ये जैकोबिन रिज्म की बात की कि इनका एक इंपॉर्टेंट जो कहना चाहिए मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो था वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड नाउ द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गार्डलोप, सैन Domingo were important supplier of commodities like such as tobacco, sugar, indigo, coffee। तो जो कैरेबियन कॉलोनीज थी जिन पर हमने तीन प्रमुख नाम लिए, मार्टिनिक, गार्डलॉप एंड सैन डोमिंगो, ये बहुत बड़े सप्लायर थे किन चीजों के, इंडिगो के यानी नील, कॉफी, टबैको। ठीक है, नाउ बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो and work in distant and unfamiliar land mean a shortage of labor on the plantation। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो एक अनफेमिलियर लैंड पर जाकर वर्क नहीं करना चाहते थे। प्रॉब्लम्स क्या आई, प्रॉब्लम्स ये आई कि प्लांटेशन के लिए लेबर्स की शॉर्टेज हो गई, यानी लेबर्स की कमी हो गई। सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब बेटा एक त्रिकोणीय दास व्यापार को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है। अब देखिए कि ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय किन किन देशों के बीच में ये व्यापार हुआ। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो यूरोप की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज, अमेरिका की कंट्रीज, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। इसका मतलब लिखा है द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्दे एंड नांते टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ्टन्स। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या थी यहां पर कि जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे यानी फ्रेंच के जो व्यापारी थे, ठीक है, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट बोर्दे और नांते द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ्टन्स। की लोकल चीफ्टन्स यानी जो वहां के लोकल सरदार थे वहां से ये लोग जो थे स्लेव खरीदते थे, यानी दासों को खरीदते थे, गुलामों को खरीदते थे। एंड लिखा है नीचे देखिए कि ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर द 3-month लॉन्ग वयोज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। अब क्या करते थे ये लोग कि ब्रांडेड एंड शैकल्ड यानी उनको दागते थे। दागने का मतलब बेटा निशान बनाना, जैसे टैटूज बनते हैं अभी, तो उस टाइप से उस समय भी ये प्रथा चलती थी कि अपने स्लेव्स को वो दाग कर एक निशानी बनाते थे कि हाँ ये हमारा दास है। तो ये प्रोसेस करने के बाद उनको शिप में ठूंस दिया जाता था, भर दिया जाता था। और यहां लिखा है कि द 3-month लॉन्ग वेयोज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। को अटलांटिक से कैरेबियन जाने में 3 मंथ का सफर लगता था, 3 मंथ का समय लगता था, वो भी समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो 3 मंथ के लिए उन दासों को शिप में ठूंस दिया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर, और वहां ले जाकर प्लांटेशन जो ऑनर थे, ठीक है, प्लांटेशन यानी बागानी करने वाले, जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू की खेती करने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो उनको प्लांटेशन ऑनर कहा जाता था। तो प्लांटेशन ऑनर को सोल्ड कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड।
In European market for sugar, coffee and indigo, port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. अब देखिए यहां पर कहानी क्या थी कि द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट ऑफ शुगर, कॉफी एंड इंडिगो, कि इन स्लेव्स की वजह से, इन स्लेव्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो यूरोपियन मार्केट था वहां पर शुगर, कॉफी और इंडिगो की जो डिमांड थी उसको सप्लाई करना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि बहुत सारे स्लेव्स वहां पर थे जिनको वो काम कराते थे, ठीक है। और लिखा कि पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डे एंड नांते, बॉर्डे एंड नांते दो पोर्ट सिटीज थे यूरोप के, ठीक है। और इनके बारे में लिखा कि ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और इन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ा ली, यानी आर्थिक समृद्धता इनके अंदर आ गई। किस वजह से? कि स्लेव ट्रेड की वजह से, दासों के व्यापार की वजह से। ये मनमाने रेट पर दासों को बेचते थे, ठीक है, और उनको से काम करवाते थे। नाउ द नेक्स्ट पैरा, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच। अब देखिए बात आई 18th सेंचुरी में कि 18th सेंचुरी में एक लिटिल क्रिटिसिज्म हुआ, यानी छोटी सी बहस हुई, छोटी सी क्रिटिसिज्म हुई किस चीज को लेकर? स्लेवरी को लेकर, स्लेव ट्रेड को लेकर, दास प्रथा को लेकर, ठीक है। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द कॉलोनीज। तो जो नेशनल असेंबली थी, थर्ड स्टेट के लोगों ने जो मिलकर बनाई थी, उस पर एक लंबी डिबेट चली कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाए, खत्म किया जाए और लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं, उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, इंक्लूडिंग वो लोगों के लिए भी जो कॉलोनीज में रहते थे, यानी एक तरह से दास प्रथा को खत्म करने की बात की गई। नाउ बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन इस पर कोई लॉ नहीं बना। क्यों लॉ नहीं बना? क्योंकि एक फियर था, एक डर था उन बिजनेसमैन का जिनकी इनकम ही स्लेव ट्रेड से हो रही थी। नाउ इट वॉज फाइनली the convention which is 1794 legislated to free all slave in the French overseas possession। 1794 में फाइनली एक लॉ पास किया गया जिस पर स्लेवरी को खत्म करने की बात की गई। बट लिखा है यहां पर आगे, however turn out to be a short term measures। इस लेकिन कुछ समय के लिए था, बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स था। 10 year later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, और 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से ला दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रो इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलाइज्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो प्लांटेशन ऑनर थे, उनको राइट्स पता था कि कैसे खरीदना है, स्लेव्स को कैसे बेचना है, कैसे उनसे काम कराना है। और फाइनली, ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया है, इंश्योर अफ्रीकन नीग्रो इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि वो अफ्रीकन नीग्रो को अपने स्वार्थ के लिए खरीदते थे, बेचते थे, काम कराते थे, ठीक है। एंड नाउ स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फाइनली 1848 में स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं यहां पर। इस इमेज में लिखा है द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी दास मुक्ति के बारे में लिखा है। यहां पर 2 स्लोगन लिखे हैं। ऊपर एक स्लोगन लिखा है जिसका है द राइट्स ऑफ मैन, यानी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में लिखा है, और नीचे एक स्लोगन लिखा है इस पर द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी दासों की आजादी, आप उनको फ्री करें, ठीक है, जो फ्री नहीं है, जिनको आपने दास बना के रखा है उनको फ्री करें। ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है 1794 में डिस्क्राइब की गई थी इस इमेज को। एंड नाउ अ फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ टू वियर। अब इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा आपको कि एक यूरोपियन महिला जो है, ठीक है, वो इंडियन और अफ्रीकन स्लेव्स को, यानी अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स, यानी अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन स्लेव्स, यानी जो दास थे, उनको यूरोपियन कपड़े दे रही है ताकि वो यूरोप के लोगों के जैसे लगें। और उनका दास मतलब दास मुक्ति का एक प्रचार था। ये इमेज को उस बेसिस पे बनाया गया था। और यहाँ पर न्यू वर्ड्स लिखे हैं, नीग्रो एंड एमेनिसिपेशन। तो नीग्रो एक टर्म था बेटा जो कि इंडोजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका के लोगों के लिए किया जाता था यूज। ये एक अपमानजनक वर्ड था जिसको बाद में यूज करना मना कर दिया गया। एंड नाउ द एमेनिसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, कि एमेनिसिपेशन का मतलब बेटा, एक्ट ऑफ फ्रीइंग का मतलब लोगों को फ्री करने का जो काम था वो एमेनिसिपेशन कहलाता था। एंड नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इन दिस चैप्टर, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ
पीपल टू वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 6 नंबर का टॉपिक है द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इसका शुरुआत जो हो रहा है वहां पर लिखा है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक ऑन द बुक्स दे रीड, कि क्या कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति लोगों के पहनावे को चेंज कर सकती है, लोगों की लैंग्वेज को चेंज कर सकती है, या लोगों के पढ़ने वाली किताबों को चेंज कर सकती है। ठीक है। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रेंच सॉ मेनी सच चेंज इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो आफ्टर 1789 यूरोप में कुछ लॉ पास किए गए, कुछ चेंजेस आए जहां पर लोगों की लाइफ को बदलने की कोशिश की गई, कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, उनके बारे में यहां पर डिस्कशन है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, वन इंपॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। सेंसरशिप, बेटा सेंसरशिप एक कमेटी होती है जहां पर न्यूज छापने से पहले, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, जैसे आजकल क्या होता है, सेंसर होता है, जो मूवीज रिलीज होती हैं उन मूवी को रिलीज करने से पहले उनको सेंसरिंग करानी पड़ती है। सेंसर बोर्ड होते हैं, ये बोर्ड पास करते हैं, फिर मूवीज रिलीज होती है। तो फ्रांस में उस समय सेंसरशिप कानून चल रहा था। सेंसरशिप का मतलब वहां पर यह था कि वहां पर लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये नहीं था। लोग कुछ भी नहीं लिख सकते थे। यदि कोई अखबार लिखा गया है तो पहले वो क्या होता था, सेंसर बोर्ड के पास जाता था। सेंसर बोर्ड उसको देखता था कि गवर्नमेंट के बारे में कुछ खराब बातें तो नहीं लिखी हैं, तब उसको अप्रूवल मिलता था, फिर वो लोगों के बीच में आता था। लेकिन आफ्टर 1789 जब बास्टील पर हमला हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि बास्टील पर हमला हुआ था 1789 में, उसके बाद जो बड़ा काम हुआ था वो हुआ था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, कि सेंसरशिप को एबोलाइज कर दिया गया। कि फिर उसके बाद कहानी क्या हुई कि प्रेस छपने लगे, अखबारें छपने लगे, कंट्री साइड यानी आसपास के देहातों में न्यूज़पेपर आसानी से स्प्रेड होने लगा, बुक्स स्प्रेड होने लगे, ताकि लोगों को फ्रांस की राजनीति के बारे में एक एक चीजें पता चले। ठीक है, और लोग इस पर रिएक्ट करें। और कुछ खास नहीं इसमें। ठीक, हम देखेंगे अब कंक्लूजन पर देखिए आप, यही एवरीडे लाइफ था इनका। एंड कंक्लूजन पर देखिए आप, लिखा कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर टू फ्रेंच, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रेंच का ऑनर बना लिया था, खुद को फ्रेंच का एम्परर बना लिया था 1804 में। ये सन आप याद रखें, 1804। ये था नेपोलियन एम्परर बने थे फ्रांस के 1804 में। नाउ ही सेट आउट टू कन्क्योर नाइबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। नाइबरिंग कंट्रीज को जीतना स्टार्ट किया, पुराने लोगों को हटाकर अपनी फैमिली के मेंबर्स को राजशाही पद देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज आ मॉडर्नशिप ऑफ यूरोप, कि नेपोलियन अपने आप को एक नए यूरोप के चेंजिंग मूवमेंट्स के रूप में देखता था, कि वो अपने आप को एक बदलाव यानी बदलाव लाने वाला व्यक्ति समझता था जो यूरोप को चेंज करने वाला है। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये मेजरिंग का एक यूनिफॉर्म तरीका लेकर आया, डेसिमल जिसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली, मेजरिंग का लेकर आए इन्होंने, और बहुत सारे चेंजेस किए। फिर यहाँ पर देखिए लिखा कि इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज आ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल, कि शुरू में लोगों ने नेपोलियन को बहुत अच्छा समझा कि ये हमको आजाद कराएंगे। ठीक है, ये एक लिबर्टी वाले लीडर हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखिए, बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडेड फोर्स। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि नेपोलियन की आर्मी तो इन्वेडेड फोर्स है, कि आम लोगों का कत्ल करने वाली है, लोगों पर हमला करने वाली है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, यानी 1804 में बने थे, और 1850, ठीक है, वाटरलू का जो वॉर हुआ था वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मैनी ऑफ हिज मेजर्स ऑफ कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर द नेपोलियन हैड लेफ्ट, कि उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो नीतियां थी, उसके बारे में लोगों को कब पता चला, जब नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो गई, तब उनके आइडियाज के बारे में पता चला। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही होगी नेपोलियन बोनापार्ट की, लिखा है कि नेपोलियन क्रॉसिंग द अल्पास
पेंटिंग बाय डेविड, कि डेविड ने इस पेंटिंग को बनाया कि जब नेपोलियन अपने घोड़े से अल्पास पर्वत को पार कर रहे थे, ठीक है। और नीचे लिखा है, नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे आप, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रेंच टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, वेयर फ्यूडल सिस्टम वर abolished, colonies people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary French. कि क्रांतिकारी फ्रेंच में जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, उस पर जो टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन राय, ये दोनों काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और इन दोनों ने इनकी पॉलिसीज को अमल में लाया। जैसे यहां पर एक कॉलम लिखा है, बॉक्स 2 में एक कॉलम में आपको दिखाऊंगा, यहां पर देखिए लिखा है कि राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ दीज who was inspiring by new ideas that were spreading through Europe at the time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ वहां पर जुलाई में एक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो वो जो रिवॉल्यूशन था, यहां पर लिखा है कि जुलाई रिवॉल्यूशन की, जो कि फ्रांस में जुलाई के मंथ में किया गया था, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे राजा राम मोहन राय। ही कुड थिंक एंड टॉक और नथिंग एल्स व्हेन ही हियर्ड द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रेंच इन 1830। 1830 की जुलाई में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में बात चल रही है। ऑन दिस वे टू इंग्लैंड एट केप टाउन, ही इंस्टेड ऑन विजिटिंग फ्रिजेट वर्शिप flying the revolutionary tricolor flag through he had to be temporarily lamed by an accident, कि वो एक्सीडेंट थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे राजा राम मोहन राय। फिर जब वो इंग्लैंड गए थे तो वो उनके बारे में लिखा है कि ट्राई कलर फ्लैग को देखना चाहते थे, जो कि रिवॉल्यूशनरी का प्रतीक था फ्रांस के अंदर। तो मे बी यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं और फाइनली ये हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है क्लोज। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये हम हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।